एक और हमारा विज्ञान, हमारे धर्म ग्रंथों में जिसको धर्म ग्रंथ मानते हैं लोग, वो हमारा धर्म ग्रंथ पंथ ग्रंथ नहीं है, वो ज्ञान ग्रंथ है। उसमें सारे विज्ञान है। मैं नहीं कह रहा हूं कि आज जितनी यात्राएं हो रही हैं सब उसमें है, मैं ऐसा कोई काल्पनिक बातें नहीं कहूंगा, इमोशनल नैरेटिव, लेकिन बीज मात्र, बीज 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 तत्व जरूर वहां विद्यमान मिलेंगे आपको शोध की दिशा के। अगर हमारे लोग गौरव हो बच्चों में तो भी शोध करेंगे। एक अंतिम आ चुकी इकोनॉमिक वर्ड है। लोग कहते हैं मान लो सब जान भी गए, वैशेषिक दर्शन, न्याय दर्शन, वेद, उपनिषद सब जान गए, लेकिन बच्चों को इस ज्ञान परंपरा से रोटी कहां मिलने वाली है, ये भी सवाल उठाते हैं लोग। उनके लिए दो बातें मैं कहना चाह रहा हूं कि रोटी नौकरी से सिर्फ नहीं मिलती, रोटी विभिन्न डोमेन में नेतृत्व करने से होती है, जो अमेरिका ने चाइना करके दिखा रहा है। चाइना कम्युनिस्ट कंट्री होते हुए अपनी कन्फ्यूशियस संस्कृति के 378 सेंटर पूरे विश्व में खोला है। कायदे से तो कम्युनिज्म क्या कहता है, धर्म को अफीम कहता है, लेकिन वह कन्फ्यूशियस रिलीजन को बढ़ावा देने का पूरा प्रयास करता है। और हम जब अपने धर्म की बात करने लगते हैं, अपने ज्ञान परंपरा की, तो लोग हमको कंजर्वेटिव कहने लगते हैं। तो हर डोमेन में जो आगे बढ़ने के लिए एक गौरव बोध भी बहुत जरूरी है, आत्मविश्वास बहुत जरूरी होता है। और दूसरा एक छोटा सा बता रहा हूं, अरहर का आपके नीम का और हल्दी का, तीन के पेटेंट कराने के लिए, रेगुलेशन कराने के लिए विश्व की अनेक कंपनियां परेशान हैं। नीम तो करा भी लिया, हम विरोध नहीं कर पाए क्योंकि हमने नीम पर कोई रिसर्च ही नहीं किया। जब बात आई हल्दी की तो विरोध किया भारत सरकार ने कि भाई ये तो हमारे ज्ञान परंपरा का हिस्सा है, तो रुक गया। कैलिफोर्निया की कंपनी ने दावा किया था, फिर नहीं मिला उसको। इसी तरह अरहर पर वर्जीनिया की कंपनी ने किया, फिर भारत सरकार ने विरोध किया कि भाई ये तो हमारे अरहर, तो हमारे यहाँ सदियों से इसके बारे में चरक संहिता में और लिखा हुआ है इसके फायदे। जब कोर्ट किया ले जाकर के, तो फिर उनका भी रेगुलेटरी अथॉरिटी ने कहा नहीं, आपको नहीं हम देंगे इसका पेटेंट, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट नहीं मिलेगी आपको। अब आप सोचिए, सिर्फ तीन के लिए पूरी दुनिया इतनी परेशान है। अब लंदन में अश्वगंधा पर रिसर्च चल रहा है, गिलोय पे चल रहा है। हमारी चरक संहिता में ही 1100 के लगभग औषधियों की चर्चा है। अगर हमारे अंदर शोध की प्रवृत्ति हो जाए और एक एक औषधियों पर अगर हम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में पूरे विश्व में पेटेंट करा के अगर एक एक कॉर्पोरेट कंपनी खड़ा कर दे, 1100 कॉर्पोरेट कंपनी खड़ी हो जाए, तो भारत के कितने लोग समाहित हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे उसमें, इकोनॉमिक वर्ल्ड में भी। लेकिन हम नहीं कर रहे हैं, विदेशी हमारी पुस्तक से चुरा के करने का प्रयास कर रहे हैं। तो इकोनॉमिक वर्ल्ड में भी हमें एंशिएंट ज्ञान परंपरा की जरूरत है। अंतिम बात स्वास्थ्य पर। एक दूसरा घातक प्रहार किया, एलोपैथ का पूरा इतिहास। मैं सारी विधाओं को प्रणाम करता हूं, कभी मैं किसी का पैथी का विरोधी नहीं हूं। एलोपैथ का पूरा इतिहास जो है अगर देखेंगे तो 250-300 वर्षों से पुराना नहीं है, और न्यूटोनियन मैकेनिक्स पर आधारित है। न्यूटन की फिजिक्स थी ना, क्योंकि फिजिक्स के गर्भ से ही बाकी टेक्नोलॉजी आई है, जितने भी विज्ञान आए हैं। मूल तो फिजिक्स है और मैथमेटिक्स, वहां से फिर उभरती है। शरीर पर, अन्य जगहों पर जहां भी व्याख्या करनी हो, टेक्नोलॉजी बनानी हो, वो मूल ही ये दो। चलते चलते जब अंग्रेजों को लग रहा था कि जाने ही वाले हैं, तो उन्होंने एक ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट बना दिया 1940, और उसका बच्चा भारत सरकार ने एक और पैदा कर दिया 1954 में, एडवर्टाइजमेंट रोकने वाला। अमेंडेड इन 63 एंड अमेंडेड इन 83, समथिंग ऑन आयुर्वेद। पूरे एक्ट को अगर पूरा पढ़ेंगे आप,
तो अगर ये एक्ट यथावत जिंदा रह गया तो भारत की प्राचीन ज्ञान परंपरा चिकित्सा की मर जाएगी। योग आयुर्वेद की जो पूज्य स्वामी जी तमाम प्रहार झेल रहे हैं, वो साइंटिफिक वैलिडेशन पतंजलि रिसर्च फाउंडेशन में करने के बावजूद भी, वर्तमान मॉडर्न प्रोटोकॉल पर वैलिडेशन के बाद भी, चूंकि वो एक्ट ऐसा है कि उसकी वजह से इसकी वैधानिकता सवालों के घेरे में आ गई। और जो टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड है उसका, डॉक्टर साहब भी पढ़े होंगे एक्ट, ड्रग एंड मैजिक रेमेडी एक्ट 1954, उसमें जो एडवाइजरी बोर्ड जो एग्जेम्प्ट करता है, उसमें सारे के सारे मेंबर जो हैं वो एलोपैथी के लोग हैं, एलोपैथिक सिस्टम के लोग, किसी अन्य पूरे विश्व की किसी विधा के नहीं है। जबकि WHO, अब खुद गुजरात के जामनगर में प्रधानमंत्री गए थे ना, ट्रेडिशनल मेडिकल सिस्टम, इंटीग्रेटेड सिस्टम के बारे में यात्रा शुरू हुई। चाइना का जो मेडिकल सिस्टम है, गांधी जी, वो प्राइमरी उपचार सरकारी तौर पर भी चाइनीज ट्रेडिशनल मेडिसिन से करता है। जब एक रोग ऊपर उठता है तब वो दूसरे सिस्टम की ओर जाता है। हमारे यहां ये नहीं हो पाया। एलोपैथी की जरूरत है इमरजेंसी में, बहुत सारे ऐसे एडवांस चीजें ऐसी हैं जो बिना एलोपैथी के अभी हम नहीं कर पा रहे हैं। तो हमें एक समेकित पैथी की जरूरत है। ना हमें एलोपैथी का अपमान करना है, ना एलोपैथी के लोगों को आयुर्वेद का अपमान करना चाहिए। बोथ शुड कोएग्जिस्ट, सहअस्तित्व होना चाहिए। और प्रारंभिक उपचार हमारा अपनी परंपरागत प्रणाली से होना चाहिए। जब उससे न उपचार हो पाए तब अन्य विधाओं की तलाश होनी चाहिए। लेकिन वो एक्ट ने उसको रोक दिया कि उस एक्ट में, मैं नहीं कह रहा हूं कि एलोपैथी को हटाया जाए, लेकिन उसमें ये क्वेश्चन देना होगा कि अगर आयुर्वेद से, सिद्धा से, यूनानी से, अन्य किसी परंपरागत सिस्टम से, योग से अगर उपचार हो सकता है, उसका साइंटिफिक वैलिडेशन अगर है, तो उसको भी उसमें सम्मिलित करना चाहिए एक वैलिड ड्रग के रूप में। एक वैलिड, मैं तो नहीं मांग कर रहा हूं, मैं नहीं कह रहा हूं कि एलोपैथी को हटाओ, दुश्मनी नहीं किसी से, उसकी भी जरूरत है। लेकिन आप एक पूरी की पूरी हजारों साल से जो ट्रस्टेड टेस्टेड है सिस्टम, हमारी पूरी थाली में जो खाना आता है, अरबों वनस्पतियां हैं ना पृथ्वी पर, उसी में से चुनिंदा वेजिटेबल क्यों खाते हैं? क्यों नहीं खाते बाकी चीजें? हमारे पूर्वजों ने बहुत शोध किया होगा, बहुत सारे मनुष्य मरे होंगे बहुत सारी वनस्पतियों को चक करके, और तमाम ह्यूमन ट्रायल के बाद ये सिद्ध हुआ होगा कि इससे ये न्यूट्रिएंट मिलता है, इससे न्यूट्रिएंट मिलता है। आज हम एक क्षण में कहते हैं अवैज्ञानिक था वो, चरक संहिता पूरी, यह कहना ही अपने आप में अवैज्ञानिकता है। और जब फिजिक्स न्यूटन के मैकेनिकल फिजिक्स से पार्टिकल फिजिक्स तक पहुंच गई, तो मेडिकल साइंस को भी पार्टिकल फिजिक्स के साथ अपने को अलाइन करना होगा, अपने को आगे बढ़ाना होगा। सिर्फ मॉलिक्यूल बेस्ड ट्रीटमेंट तक न्यूटोनियन फिजिक्स के आधार पर ट्रीटमेंट से थोड़ा आगे बढ़ना होगा। ये मैं चर्चा क्यों कर रहा हूं कि हम अपनी पुस्तकों में भारतीय ज्ञान परंपरा में योग आयुर्वेद को महत्ता देंगे, प्राथमिक महत्ता, और सारी पैथियों का सम्मान करने की प्रवृत्ति डालेंगे। लेकिन ऐसी चेतना विकसित करेंगे कि जन समुदाय, जो बच्चे स्कूल एजुकेशन से जब आगे बढ़े, तो अपनी ज्ञान परंपरा के प्रति उनको वैज्ञानिक बोध हो, भावात्मक नहीं। अगर हमारी पद्धति में कोई दोष आ गया है क्रियात्मक, फंक्शनल, तो इसके परिष्करण करने का भी साहस होना चाहिए। अगर हम परिष्करण नहीं करेंगे तो वह ज्ञान परंपरा वास्तविक रूप से हमारी मदद नहीं कर पाएगी। हमें शोध करने होंगे, तमाम नए क्लाइमेट चेंज हो रहे हैं, तमाम वायरसेस आ रहे हैं, उसके आलोक में अपनी ज्ञान परंपरा की यात्रा को हमें आगे बढ़ाना होगा, वैज्ञानिक रथ पर लेके चढ़ा के। अगर नहीं करेंगे तो नहीं होगा। लेकिन होगा कैसे?
जब स्कूल एजुकेशन में बच्चे पढ़ के आगे उस प्रवृत्ति से विकसित होंगे। एक अंतिम एक रिसर्च, व्हाई स्कूल एजुकेशन इज सो इंपॉर्टेंट टू इम्बाइब इन वैल्यूज। एक शोध बताऊंगा आपको मैं, फिजिक्स और बायोलॉजी के ज्वाइंट रिसर्च में 2005 में अमेरिका और यूरोप के अनेक वैज्ञानिकों ने शोध किया तो ये पाया कि जो कम उम्र होती है बच्चे की, गर्भ से लेकर के 16 साल की, इस बीच में उसकी जो एनवायरमेंटल सिग्नल रिसीव करता है सेल, मोर देन 39 ट्रिलियन सेल्स, तो उसकी जो प्रोसेसिंग होती है वो 1 सेकंड में होती है 20 लाख, जिसको हम सबकॉन्शियस माइंड कहते हैं। और जो कॉन्शियस माइंड है वो 1 सेकंड में कितना करता है प्रोसेस, इंफॉर्मेशन जो आती है उसको प्रोसेस, वो करता है सिर्फ 40। एक और 40 की कैपेसिटी की फैक्ट्री है और एक और 20 लाख पर सेकंड की फैक्ट्री है। तो कौन सी फैक्ट्री ज्यादा तेज है? 20 लाख वाली। और वो फैक्ट्री तैयार कब होती है? सबकॉन्शियस माइंड गर्भ से लेकर 16 साल की उम्र तक। उस बीच में अगर जो सबकॉन्शियस बन गया वो जिंदगी भर वही ड्राइव करता है बच्चे को, वही ड्राइव करेगा। इसलिए स्कूल एजुकेशन इज मोर इंपॉर्टेंट देन हायर एजुकेशन। सबकॉन्शियस माइंड इज मोर इंपॉर्टेंट, मोर वाइटल देन कॉन्शियस माइंड। आप बड़े बड़े विद्वानों को देखते हैं ना, बातें तो प्रवचन में बहुत देते हैं, बड़े बड़े महात्मा भी, क्रोध मत करो, लोभ मत करो, मोह से ऊपर उठो, लेकिन क्षणों में आप उनको भी मोहग्रस्त देखते हैं, तमाम को लोभग्रस्त देखते हैं। कई ऐसे हैं कि क्राइम तक कर डालते हैं। क्यों? क्योंकि उनका जो सबकॉन्शियस माइंड है ना, जब तक वो कॉन्शियस माइंड प्रायश्चित तो करा देता है, लेकिन वो कुछ करा लेता है सबकॉन्शियस तब तक उनसे। इसलिए बच्चों का सबकॉन्शियस हमें इंडियन वैल्यूज के तहत हमें साधना करनी है। ये हमारे भारतीय शिक्षा बोर्ड का उद्देश्य है। हम ये नहीं कहते कि हमारे यहां महान राजा नेपोलियन या सिकंदर था। हम ये कहते हैं कि हमारे यहां महान राजा वो लोग थे जो सबको साथ लेके चलते थे, बेनिवोलेंट थे, करुणामय थे। हमारे राम आदर्श राजा हैं, हमारे हरिश्चंद्र आदर्श राजा हैं। हमारे यहां अशोक भी महान तब होता है जब उसका हृदय परिवर्तन हो करके हिंसा की बजाय करुणा में आता है, तब उसको महान मानते हैं। हम युद्ध को नहीं, बुद्ध को महान मानते हैं। हमारे हाथ में अगर न्यूक्लियर एनर्जी आ जाए तो हम उसको, भारत का मूल्य जो कहता है इसे न्यूक्लियर रिएक्टर बनाना है, एनर्जी का विकल्प बनाना है, बम नहीं बनाना है। मूल्यबोध जो हमारे कहते हैं, यही मूल्यबोध पूरे विश्व के लिए समाधान हो सकता है। और वहां से नेतृत्व कहां से पैदा होगा? भारत की धरती से, क्योंकि भारत की मूल संस्कृति रही है। उसी सॉइल से उपजेंगे लोग, ऐसे लोग। इसलिए शिक्षा बोर्ड के बारे में विस्तार तो बहुत लंबी बातें हैं। समय समय पर हमारी किताबें जब देखेंगे, एक प्रयोग है, पहली से छठी की किताब हमारी आ गई है, 8वीं किताब भी हमारी नवंबर तक आ जाएगी। ग्रेजुअली हम पढ़ रहे हैं और करीब 2000 विद्वानों को जोड़ा है हमने। उसमें पूर्व से जो लोग रहे हैं, विद्या भारती के लोग या संस्कृति ट्रस्ट के लोग, उनको भी साथ लिया है। और हमने आधुनिक और प्राचीन दोनों को लिया है। उन गढ़ों से भी लिया है जो सबसे विरोधी हमारे रहे हैं। जैसे कहते हैं ना जेएनयू में सब कम्युनिस्ट हैं, तो हमने तय किया कि सोशल साइंस की किताब हमारी जेएनयू के प्रोफेसर से ही बनवाएंगे और अपनी धारणा के अनुसार बनवाएंगे, तथ्यों के आधार, ताकि ये भी कोई ना कह दे कि आपने पता नहीं कहां से बनवा लिया। तो जेएनयू के 8 प्रोफेसर्स की टीम रख करके निरंतर वार्ता करके, मैंने भी इतिहास को खूब गूढ़ता में पढ़ करके, फिर मैंने एक कंटिन्यूटी कल्चर की और भारत की एकता की बात, भारत के सांस्कृतिक राष्ट्र के होने की बात
और भारत के व्यापक सांस्कृतिक मानचित्र जो बृहत्तर भारत था उसकी बात कहते हुए बच्चों के अंदर एक गौरव डाल रहे हैं। तो आप हमारे साथ अगर जुड़ेंगे तो हमारे ज्ञान की झोली में कुछ और मणि आ जाएंगे, क्योंकि वो परफेक्ट होता नहीं। आपके कुछ सुझाव मिलेंगे, फीडबैक मिलेंगे, पुस्तकें आप देखेंगे, जो पढ़ाएंगे, तो उससे फिर आप हमें भी कुछ सुझाव देंगे, आपसे चर्चा करेंगे। उसमें परिष्करण की आवश्यकता होगी तो परिष्करण करेंगे, नहीं आवश्यकता होगी तो आपको कन्विंस करेंगे विमर्श के आधार पर, क्योंकि विमर्श तो हमारी प्राचीन संस्कृति रही है। कुंभ मेला हमारा विमर्श का ही प्रतीक रहा है कि विभिन्न विचारधाराओं के लोग आकर के वहां वैचारिक साम्यता के लिए एकत्रित होते थे। हमारे सारे शास्त्रार्थ, हमारे सारे बौद्धिक कॉन्क्लेव ये दिखाते हैं कि दुनिया में शास्त्रार्थ और लोकतांत्रिक बहस की परंपरा भारत से शुरुआत हुई। तो उस रूप में हम आपको आह्वान करते हैं और अपने पतंजलि के कर्मयोगियों से कहेंगे कि हमारे पुस्तकों की प्रतियां मंगा करके कुछ विद्यालयों में जा करके उनको दिखाएं, और विद्यालय के लोग भी, चलाने वाले इतने सक्षम तो होते ही हैं कि सारे बच्चों के लिए ना भी मंगा सके, अगले वर्ष मंगाएं सारे बच्चों के लिए, लेकिन अपने विद्यालय के लिए तो एक सेट मंगा ही सकते हैं, क्योंकि छठी तक का सारा सेट हमारा मुश्किल से 4-5 हजार रुपए में है, पूरा सेट किताबों का, सस्ता भी है। तो अगर उसको देखिएगा, सुझाव दीजिए, कुछ उससे जुड़िए। बोर्ड से जुड़ना है तो 8वीं तक आप हमारे साथ एसोसिएट हो सकते हैं, हमारे सिलेबस और किताब के साथ, जो प्राइवेट फाइनेंस लोग हैं। एक ये भी मुझे पता चला कि राजस्थान में शायद 8वीं का राजस्थान के बेसिक एजुकेशन बोर्ड एग्जाम लेता है। मैं कोटा गया था तो कोटा में शिक्षाविदों ने बताया था मुझे, तो उसके विषय में भी हम चर्चा करेंगे राज्य सरकार से कि उसका क्या विकल्प हो सकता है। लेकिन बहुत सारे प्राइवेट स्कूलों में मैंने देखा है कि मान्य जो किताब होती है एनसीईआरटी या एससीईआरटी की, उसके अलावा भी कुछ एक्सटेंशन के रूप में प्राइवेट बोर्ड की किताब एक आध चलाते हैं, प्राइवेट पब्लिशर की। तो ऐसी जगहों पर कम से कम आप हमारी किताब को आजमा के देख लीजिए एक बार, तो आपको लगेगा कि आप भारत बोध के साथ बच्चों को खड़ा करने में आप अपनी और भारत पूरी और विश्व की मदद करेंगे आप, और हमको सुझाव मिलेगा तो अपने में सुधार लाने की कोशिश करेंगे। ये कुछ बातें हमने कही। अगर आपकी कोई जिज्ञासा हो किसी अन्य विषय में तो आप वार्ता कर सकते हैं। मेरा सवाल ये है कि रोजगार और स्वरोजगार, कौशल विकास, उद्यमशीलता नीति पर मैं पिछले 25 साल से काम कर रहा हूं, और 2014 के अंदर जब प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये उद्यमशीलता नीति भेजी थी, जैसा कि आपका टॉपिक है कि स्वावलंबी भारत के निर्माण में एक टीचर की और विद्यालय संचालक की क्या भूमिका होना चाहिए, तो राजस्थान स्टेट को आधा मैं भी देखता हूं। मेरे पास 13 जिला है जिसमें मैं स्वावलंबी भारत, आत्मनिर्भर भारत, कौशल विकास, उद्यमशीलता नीति, और अभी तक मैंने 15,000 बच्चों की जॉब लगा दी है। तो मैं राजस्थान के ऊपर अभी काम कर रहा हूं सर। वेस्टर्न राजस्थान और सदर्न राजस्थान के ऊपर जो एजुकेशन को रिफॉर्म करना है, क्योंकि मुझे लगता है कि जो आपने यूरोप का पुनर्जागरण कहा था और भारत का पुनर्जागरण भी हुआ, और अभी भी जो 40 तक का समय है, 2040 तक का, उसमें बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आपने भारतीय संस्कृति की बात कही है। मेरा सवाल आपसे यह है कि भारतीय शिक्षा बोर्ड क्या, जो हमारे बच्चे रोजगार प्राप्त करना चाहेंगे आगे आने वाले 30 साल में, उसके लिए भारतीय शिक्षा बोर्ड क्या करेगा? और रोजगार के ऊपर जो मैं स्टेट में काम कर रहा हूं, कि मेरा ध्येय वाक्य है बेरोजगारी उन्मूलन। मैं स्टेट में घूमता हूं, स्टेट के ऊपर काम कर रहा हूं, और आगे अभी क्योंकि आचार संहिता है, कोड ऑफ कंडक्ट पड़ा हुआ है 11 जून तक, उसके बाद मैं दोबारा राजस्थान की मिट्टी में जाऊंगा और स्कूलों के साथ सानिध्य में काम करूंगा। मेरा एक बड़ा कार्यक्रम लैंडस्केप पर अभी चल रहा है, कैरियर विकास कार्यक्रम CDP, जिसको हम SIERT से हमने बनवाया है, हम साथ में काम कर रहे हैं, क्योंकि राष्ट्रीय अनुसंधान शैक्षणिक परिषद और इग्नू का एक MOU है जिस पर मैं काम कर रहा हूं। और मुझे लगता है कि
स्कूल का जो 1ली से 12वीं तक का बच्चा जब तक विज्ञान को, गणित को और जो पारंपरिक शिक्षा पद्धतियां हैं उसको नहीं अपनाता है, तब तक उसको भारतीय संस्कृति की जो चीजें हैं वो उसके आचार विहार में तो जो पीढ़ियां हैं, क्योंकि आप सब जानते हैं कि ज्ञान एक मंदिर है और शताब्दी हो गई, हर पीढ़ी अपना योगदान करती है और चली जाती है। तो मेरा इसमें यही कहना है कि भारतीय शिक्षा बोर्ड का रोजगार के ऊपर क्या इसमें दिशा निर्देश है, और क्योंकि आने वाला जो समय है वो किस तरह होगा, क्योंकि चुनौतियां बहुत ज्यादा। आपने जो प्रश्न किया है और उसी में आपने समाधान भी इंगित कर दिया है, तो मैं आपको, आपका शुभ नाम क्या है? डॉक्टर अजय वर्धन आचार्य हूं सर। अच्छा, तो आचार्य जी ऐसा है कि भारतीय शिक्षा बोर्ड का पहला उद्देश्य यह है कि जो हार्ड सेपरेशन है एकेडमिक और वोकेशनल का, वो समाप्त हो जाए। कि हम लोग अभी तक जो शिक्षा में चल रहा है कि एकेडमिक्स एक अलग स्ट्रीम के रूप में रहता है, वोकेशनल एक अलग थलग स्ट्रीम के रूप में रहता है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी भी कह रही है कि 6ठी, 7वीं, 8वीं में भी वोकेशनल सेंसिटाइजेशन प्रारंभ हो जाना चाहिए और 9वीं से 12वीं के बीच में इस तरह के कोर्सेज भी चलाने चाहिए और चॉइस सिलेक्शन अपॉर्चुनिटी की लोगों को होनी चाहिए, बच्चों को, कि जो 12वीं के बाद ना पढ़े उनको भी रोजगार लायक हो जाए। तो जो एनएसक्यूएफ के अनुसार अलाइन करने की बात कही गई है, भारतीय शिक्षा बोर्ड में हमने करीब प्रथम चरण में 28 ऐसे कोर्सेज तैयार किए हैं जो एनएसक्यूएफ से भी अलाइंड है और हमारे सेकेंडरी बोर्ड के सर्टिफिकेशन के अंदर भी समाहित है, ताकि कोई बच्चा अगर इतिहास पढ़ेगा 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं में मान लीजिए, उसके साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी पढ़ सकता है, कोडिंग पढ़ सकता है, उसके अंदर डेटा साइंस पढ़ सकता है, उसके साथ और रोजगार के जो और अन्य विधाएं हैं, स्टेट स्पेसिफिक जो क्राफ्ट है उसको भी एक सब्जेक्ट रूप में पढ़ सकता है। हमने अभी इसका मॉडल 6ठी, 7वीं, 8वीं में सेंसिटाइजेशन के लिए 2 प्रांतों का तैयार किया है। वही स्कूल हमारे साथ जुड़े थे, उत्तराखंड और आसाम। तो उसको अभी हम 9, 10th में फिर हम जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, नाइलेट से लेकर के, और जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या डिजिटल या एग्रीकल्चर या अन्य किसी ट्रेड, अकाउंटेंसी, टैक्सेशन, इससे संबंधित जितनी भी विधाएं हैं जिसमें कि बच्चे 12वीं तक में ही एक रोजगार लायक हो जाए, अगर हायर एजुकेशन में नहीं भी जाते हैं तो उस पर भी हम जोर लगा रहे हैं। और जो आपने कहा ना भारतीय ज्ञान परंपरा, हमारी पुस्तक को पहली कक्षा से ही देखेंगे आप तो उसमें श्रम के महत्व पर बहुत बल दिया गया है। अगर हम उपनिषद की कथा भी उठा रहे हैं, शांति पर्व का कोई उदाहरण उठा रहे हैं, तो उसमें कर्म को ज्यादा प्रमुखता दे रहे हैं, शारीरिक श्रम को, क्राफ्ट को, संगीत को, उस पर भी हम बहुत ही खूबसूरती से उसकी एज में जो भाषा हो सकती है उसके अनुरूप उसके अवचेतन का हिस्सा बनाना चाहते हैं। तो जो एक धारणा हो गई है कि एकेडमिक में रहोगे तो बहुत सुपीरियर हो गए, रोजगार करोगे, हाथ से काम करोगे तो इंफीरियर हो गए सोसाइटी में, जो एक विकृति आ गई है हमारे सिस्टम में, उसको भी मूल्य के स्तर पर भी नकारने के लिए प्रयास अन्य विषयों की किताबों में भी कथानकों, विषय वस्तु को इस तरह से रखा गया है। शेष आप इतना बड़ा काम कर रहे हैं तो मैं आपसे चाहूंगा कि मेरे साथ एक बार बैठिए और जो आपके विचार होंगे उसको और कैसे हम इंटीग्रेट कर सकते हैं उस दिशा में और कदम बढ़ाएंगे। हमारे सहयात्री होइए, बी और को ट्रेवलर, क्योंकि हमारे यहाँ तो 14 विद्याएं, 64 कलाओं की चर्चा थी गुरुकुलों में, और वो अब गुरुकुलों में, माफ कीजिएगा, वो 14 विद्याएं, 64 कलाएं शायद ही दिख रही हों, कहीं कहीं दिखती हैं, कहीं कहीं गायब है। अब वो 64 कलाएं बदल भी गई हैं। जैसा कि आचार्य जी बता रहे थे कि जो 64 कला उस जमाने में थी समसामयिक जीवन शैली के लिए, आज के परिवेश में वो कलाओं में परिवर्तन की जरूरत है।
तो वो हमें गुरुकुलों में भी उन कलाओं को वोकेशनल लेवल बुलाना होगा, तभी गुरुकुल भी वोकेशनल के संदर्भ में आगे बढ़ पाएंगे। वरना ये सवाल उठता रहेगा कि क्या भारतीय ज्ञान परंपरा हमारे बच्चों को कंस्ट्रक्टिव एंगेजमेंट कर सकती है कि नहीं। मैं थोड़ा रोजगार शब्द से परहेज करता हूं, मैं उसको कहता हूं कंस्ट्रक्टिव एंगेजमेंट ऑफ यूथ एनर्जी।